कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज के इस लेक्चर में, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स पर। इससे पहले के क्लास में हमने चर्चा किया था कि अर्थशास्त्र को किन किन अर्थशास्त्रियों ने कैसे डिफाइन किया है, किस किस आधार पर डिफाइन किया है, इन सब विषयों पर हमने चर्चा किया था। आज हम सीधा इकोनॉमिक्स को शुरू कर रहे हैं। हम सीधा समझेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमें पहले उसका डेफिनेशन जान लेना होगा कि अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे। तो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, किसे कहते हैं? इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था। पहले डेफिनेशन सुन लेते हैं। किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर जहां आर्थिक क्रियाएं घटित होती हैं उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि कोई देश हो और उस देश की अपनी कोई भौगोलिक सीमा हो, तो इस भौगोलिक सीमा में जो आर्थिक क्रियाएं घटित होती हैं, इस भौगोलिक सीमा में जो आर्थिक क्रियाएं घटित होती हैं, तो इसे हम कहते हैं अर्थव्यवस्था। इसे हम क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था कहेंगे। अब भौगोलिक सीमा का मतलब समझ पा रहे हैं ना? हाँ, जैसे इसका मतलब होता है कि किसी देश की अपनी एक बाउंड्री लाइन निर्धारित हो, उसे हम लोग भौगोलिक सीमा कहते हैं। स्पष्ट हुआ? तो अर्थव्यवस्था क्या होती है? किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर जहां आर्थिक क्रिया घटित होती है उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। स्पष्ट है यहाँ तक की बात? अब हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हैं या अर्थव्यवस्था के घटक कितने हैं। तो अगर हम अर्थव्यवस्था के घटक के बारे में बात करें तो अर्थव्यवस्था के 3 घटक होते हैं। अर्थव्यवस्था का जो पहला घटक होता है इसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का जो दूसरा घटक होता है इसे हम लोग बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का जो तीसरा घटक होता है इसे हम लोग बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र मिलते हैं तो जा करके हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है ये बन जाती है। किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होगी वो ये 3 सेक्टर के मिलने से बन जाती है। अब हमें समझना है कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, किसे कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, किसे कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र, ये सब समझना है। तो चलो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है। अगर हम प्राथमिक क्षेत्र के बारे में बात करें तो आप एक बार जो सीधा याद रखना है, प्राथमिक क्षेत्र का जो संबंध होता है ये प्रत्यक्ष संबंध कृषि से होता है। द्वितीयक क्षेत्र का जो संबंध होता है ये उद्योग से होता है, इंडस्ट्री से होता है। तृतीयक क्षेत्र का जो संबंध होता है ये सेवा से होता है। सबसे पहले प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के बारे में आपको इतना एकदम स्पष्ट रहना होगा कि प्राथमिक क्षेत्र का मतलब कृषि से संबंधित बातें, कृषि से संबंधित आर्थिक क्रियाएं जहां घटेंगी उसके बारे में अध्ययन होगा, उसके बारे में बातचीत होगी। द्वितीयक क्षेत्र का मतलब, सेकेंडरी सेक्टर का मतलब कि इंडस्ट्री से संबंधित जो आर्थिक क्रियाएं होंगी इनका स्टडी पॉइंट रहेगा ये। तृतीयक क्षेत्र का मतलब सेवा से संबंधित जो आर्थिक क्रियाएं होंगी उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक को समझ लीजिए ऐसे। अब प्राथमिक क्षेत्र कहते किसे हैं? किसी भी अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, आओ परिभाषा से समझते हैं। प्राथमिक क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाएगा जहां हमें प्रत्यक्ष तौर पर, प्रत्यक्ष रूप में प्रकृति से प्राप्त हो, प्रकृति से प्राप्त हो। यानी प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है या उन आर्थिक क्रियाओं को शामिल करते हैं जो आर्थिक क्रियाएं हमें प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त होती है। एग्जाम्पल, जैसे इसके एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल पे है जैसे पशुपालन, जैसे वानिकी, जैसे मत्स्य पालन, जैसे खनन, जैसे उत्खनन।
तो ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण है। अगर पशुपालन से संबंधित कोई आर्थिक क्रिया हो रही है तो हम कहेंगे कि वो प्राथमिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है। अगर वानिकी से संबंधित कोई आर्थिक क्रिया है तो इसका मतलब वो प्राथमिक क्षेत्र है। अगर मत्स्य पालन की कोई आर्थिक क्रिया है इसका मतलब वो प्राथमिक क्षेत्र है। खनन से संबंधित कोई आर्थिक क्रिया है तो इसका अर्थ होगा वो प्राथमिक क्षेत्र है। अगर उत्खनन से संबंधित कोई प्रक्रिया होगी, आर्थिक क्रिया होगी, तो हम कहेंगे ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। आपके सामने यहाँ खनन और उत्खनन ये दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले इन पर आप लोग अर्थ समझ लो। खनन का मतलब होता है कि अगर किसी भी भू प्रॉपर्टी पर, पृथ्वी पर अगर हम लोग ऊर्ध्वाधरता खुदाई करते हैं तो उसे खनन कहा जाता है। अगर हम लोग पृथ्वी में क्षैतिज खुदाई करते हैं तो उसे उत्खनन कहा जाता है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहेंगे? प्राथमिक क्षेत्र में हम उन आर्थिक क्रियाओं को शामिल करते हैं जो आर्थिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त होता है। जैसे कृषि हो गया, किसी भी प्रकार की कृषि हो गई, पशुपालन हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्य हो गया, उत्खनन हो गया, खनन हो गया, ये जो सारी चीजें हैं ये सारी चीजें प्राथमिक क्षेत्र की होती हैं। स्पष्ट है? इसी तरीके से अगर हम द्वितीय क्षेत्र को देखें तो द्वितीय क्षेत्र से क्या मतलब इसका अभिप्राय है, याद रखो। प्राथमिक क्षेत्र से हमें जो कच्चा माल मिलता है, अगर हम कच्चे माल पे कुछ मशीनीकरण कर दें, और मशीनीकरण करके कोई नया उत्पाद बना दें, तो यहाँ इस फिनोमिनन में जो आर्थिक क्रियाओं से संबंधित बातें होंगी वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हमें प्रकृति से मिला, कृषि के थ्रू मिला आलू, कृषि के थ्रू हमें आलू मिला। आलू में हमने कुछ मशीनीकरण जैसे प्रोसेस अपनाए और आलू को हमने चेंज कर दिया चिप्स में। आलू किस में चेंज हो गया? चिप्स में। अब ध्यान रखना है कि आलू से चिप्स बनाने की जो फिनोमिनन है, जो आर्थिक क्रियाएं हैं, वो किससे संबंधित है? द्वितीय क्षेत्र से। स्पष्ट? तो इसके कुछ उदाहरण, जैसे डेफिनेशन समझ में आ गया कि प्राथमिक क्षेत्रों से हमें जो कच्चा माल मिलता है, उन कच्चे मालों में मशीनों का प्रयोग करके जब हम नए उत्पाद को बनाते हैं तो ये नए उत्पाद से संबंधित जितनी आर्थिक क्रियाविधि होंगी या जितनी आर्थिक क्रियाएं होंगी वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रहेंगी। इसके एग्जाम्पल में जैसे हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल इसके जैसे हम बात कर लेते हैं, मान लो कपड़ा उद्योग है। कपड़ा उद्योग, प्रकृति से हम लोग यानी प्राथमिक क्षेत्र से हम लोग कपड़े प्राप्त करते हैं, उसकी धागे, रेशम प्राप्त करते हैं ये सब, और उनमें जब हम मशीनीकृत प्रोसेस अपनाते हैं तब जा करके हमें कपड़ा मिल जाता है। तो ये जो कपड़ा बना है ये आपका द्वितीय क्षेत्र है। जैसे ऑटोमोबाइल का कोई भी पार्ट आपको दिखाई पड़ता है, ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। जैसे अगर हम बात करें निर्माण, यानी निर्माण का मतलब होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, आधारभूत संरचना बनाना निर्माण कहलाता है। या जैसे अगर हम बात करें विनिर्माण की, विनिर्माण के बारे में अगर हम बात करें, या हम बात करें जलापूर्ति की, जलापूर्ति के बारे में बात करें, या हम विद्युत के बारे में बात करें, तो ये सारे एग्जाम्पल द्वितीय क्षेत्र के होते हैं, यानी सेकेंडरी सेक्टर के होते हैं। ठीक, तो द्वितीय क्षेत्र में कपड़ा उद्योग, ऑटोमोबाइल, निर्माण, विनिर्माण, जलापूर्ति या विद्युत उत्पादन, ये सारे जो फिनोमिनन हैं ये जहाँ आते हैं या इनसे संबंधित अगर कोई आर्थिक क्रिया है तो उसको हम लोग कहाँ करते हैं? द्वितीय क्षेत्र में करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में करते हैं। आपको शायद ये दो शब्द परेशान कर रहे होंगे। निर्माण शब्द का मतलब होता है आधारभूत संरचना बनाना। जैसे अगर आप कहीं कोई फैक्ट्री खोलना चाह रहे हैं तो उस फैक्ट्री को बनाने के लिए आप एक बिल्डिंग, एक इमारत तैयार करेंगे। ये जो आप बिल्डिंग तैयार करेंगे ये है निर्माण। अगर उस बिल्डिंग में हम मशीनों को ला करके प्रोडक्ट बनाने लग रहे हैं तो मशीनों के द्वारा प्रोडक्ट का बनना विनिर्माण होता है। स्पष्ट है? ठीक, तो ये द्वितीय क्षेत्र होते हैं। अगर हम तृतीय क्षेत्र के बारे में बात करें, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जान रहे हैं, तो तृतीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पे हम लोग सेवा से संबंधित कोई आर्थिक क्रिया करते हैं। जैसे
कई सारे ऐसे फिनोमिनन होते, कई सारे ऐसे क्रियाएं होती हैं जिन क्रियाओं में सेवा दे करके उसके बदले पैसे मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो जैसे कोई टीचर है, टीचर अपनी सेवा दे करके फिर अर्न करता है। डॉक्टर है, डॉक्टर अपनी सेवा दे करके तब अर्न करता है, ठीक है। तो तृतीय क्षेत्र में जो सेवाओं से संबंधित चीजें हैं ये शामिल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसमें बात करते हैं तो जैसे आता है परिवहन हुआ, बैंकिंग की जो प्रोसेस होती है ये भी सेवा से संबंधित है। या फिर अगर हम लोग स्वास्थ्य के बारे में बात करें, ठीक, या फिर हम रक्षा के बारे में बात करते हैं, या फिर हम लोक प्रशासन के बारे में बात करते हैं, या फिर हम भंडारण के बारे में बात करते हैं, तो ये जो चीजें आप देख रहे हैं ये तृतीय क्षेत्र में आती हैं क्योंकि ये सेवा भाव के थ्रू होती है, ठीक है। या फिर इसी में अगर हम बात करें टूरिज्म के बारे में हम बात करते हैं अगर, या फिर विकास एवं औद्योगिकी के विकास या अनुसंधान के बारे में बात करते हैं, औद्योगिकी नहीं, विकास एवं अनुसंधान के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये तृतीय क्षेत्र के होते हैं क्योंकि ये सारे सेवा के काम होते हैं, ठीक है। इसमें जो चीजें आप देख रहे हैं ये सेवा फील्ड में आते हैं। अब एक चीज और, तृतीय क्षेत्र को फिर दो अलग भागों में बांट दिया गया है। तृतीय क्षेत्र को क्यों दो अलग भागों में बांटा गया, उसका रीजन ये है क्योंकि तृतीय क्षेत्र में कुछ ऐसे काम आते हैं जिन कामों में कुशलता की आवश्यकता ज्यादा होती है और कुछ ऐसे काम आते हैं जिनमें बहुत तार्किक निर्णय लेने की क्षमता अधिक होनी चाहिए। तो ये दो कामों की वजह से तृतीय क्षेत्र को दो अन्य क्षेत्र में बांट दिया जाता है। एक को हम लोग बांट देते हैं चतुर्थ क्षेत्र में, और उसके बाद हम लोग बांट देते हैं इसको पंचम क्षेत्र में। ध्यान रखना है चतुर्थ क्षेत्र में कुशलता की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। चतुर्थ क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें कुशलता की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। जैसे तृतीय क्षेत्र में आप विकास एवं अनुसंधान को देख रहे हैं, अगर आपको कुछ रिसर्च करना है, कुछ नई चीजों की खोज करनी है तो आप में कुशलता, दक्षता, योग्यता बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो इसे हम लोग रखते हैं चतुर्थ क्षेत्र में। इसी तरीके से अगर हम पंचम क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो पंचम क्षेत्र में हम उन आर्थिक क्रियाओं को रखते हैं जहां पे जो डिसीजन लेने की क्षमता होती है बहुत ज्यादा होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं लोक प्रशासन। अगर लोक प्रशासन आप बन रहे हैं, लोक प्रशासन का मतलब जैसे आईएएस हुआ, आईपीएस हुआ, इस प्रकार के जो पद होते हैं वो लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। और इस प्रशासन या इस क्षेत्र के अंतर्गत आपको डिसीजन लेने की क्षमता बहुत तगड़ी होनी चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था के कुल 3 घटक होते हैं और तीसरे वाले घटक से 2 अन्य और घटक बन जाते हैं जिन्हें चतुर्थ क्षेत्र या पंचम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है चतुर्थ क्षेत्र में कुशलता बहुत अधिक चाहिए होती है, दक्षता बहुत ज्यादा चाहिए होती है, योग्यता बहुत ज्यादा चाहिए होती है। जबकि पंचम क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में उन आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाएगा जो आर्थिक क्रियाओं को करने के लिए डिसीजन लेना बहुत मतलब आपके बस में हो। स्पष्ट एकदम, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारे अर्थव्यवस्था के घटक होते हैं। अब अर्थव्यवस्था के घटक में हमें समझने हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र जिनमें आर्थिक क्रियाएं घटित हो रही हैं, ये किसी देश के जीडीपी को कैसे बनाती है, हमें ये समझना है। तो इस वजह से अब हम सबसे पहले अगला टॉपिक शुरू करेंगे जीडीपी का। तो चलो देखते हैं क्या है जीडीपी। जीडीपी किसे कहते हैं? अच्छा, मैं जब बोर्ड पे लिखता रहूंगा ना तो आप कोशिश करिएगा साथ में लिखते रहिएगा ताकि शॉर्ट नोट्स बन सके। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको मैं पिन कर दूंगा यहाँ पे, वहां से आप इसके पूरे नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा या आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जीडीपी। जीडीपी, जीडीपी को हम लोग बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है सकल घरेलू उत्पाद? जीडीपी, क्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए,
अभी जैसे मैंने बात किया कि किसी देश की अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है, तो उस भौगोलिक सीमा में ये जो प्राथमिक क्षेत्र था, द्वितीयक क्षेत्र था और तृतीयक क्षेत्र था, ये जो क्षेत्र थे, ये क्षेत्र की जो कुल आर्थिक क्रिया होती है या आर्थिक क्रियाओं का जो समस्त योग होता है इन क्षेत्रों का, उसी योग को हम लोग जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी की परिभाषा क्या होती है? किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में, ध्यान रखना है, एक वर्ष में किसी भी अर्थव्यवस्था में जो प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र होता है, एक वर्ष में प्राथमिक प्लस द्वितीयक प्लस तृतीयक, ये जो क्षेत्र होते हैं, इन तीनों क्षेत्रों से संबंधित जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, अगर उन आर्थिक क्रियाओं का हम लोग समस्त योग निकाल दें तो ये योग कहलाता है जीडीपी। अर्थात इसकी परिभाषा बनती है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में उसकी घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों की समस्त आर्थिक क्रियाओं का कुल योग, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र के समस्त आर्थिक क्रिया का कुल योग जीडीपी कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। इसका मतलब ये है कि जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है या जो हमारी टर्शियरी सेक्टर है, इन तीनों सेक्टर्स में एक वर्ष में अपनी घरेलू सीमा के भीतर, अपनी भौगोलिक सीमा के भीतर, इन तीनों सेक्टर्स में जितनी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, इन आर्थिक क्रियाओं का अगर हम टोटल वैल्यूएशन करते हैं, कुल योग निकालते हैं, तो यही कुल योग क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। परिभाषा थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए फिर से इसको सुनते हैं हम लोग। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहेंगे? किसी भी अर्थव्यवस्था में एक साल में, एक वर्ष में अपने घरेलू सीमा के भीतर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र के समस्त आर्थिक क्रियाओं का कुल योग क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाता है। तो ये जीडीपी की परिभाषा है हमारे सामने। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें अगला टॉपिक पढ़ना होता है कि ये जो प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हैं, ये जीडीपी में कितना योगदान देते हैं। किसी देश की, जैसे भारत देश है, तो भारत देश की जीडीपी में ये जो प्राइमरी सेक्टर है, द्वितीयक सेक्टर है या फिर अपना टर्शियरी सेक्टर है, ये टर्शियरी सेक्टर इक्वल मिला करके कितना कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, तब जा करके हमारे देश का जीडीपी बनता है। तो इसके लिए एक चार्ट से हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर हम मान लें कि हमारे देश, ये हमारे देश की जीडीपी है, हम मान लेते हैं इसे, ये हमारे देश की जीडीपी है और कितनी है? तो 100% हम मान लेते हैं। ये देश की हमारी जीडीपी है, कितनी परसेंट है? 100% हम मान लेते हैं। तो 100% में प्राइमरी सेक्टर का कितना हिस्सा है, सेकेंडरी सेक्टर का कितना हिस्सा है एंड टर्शियरी सेक्टर का कितना हिस्सा है, आओ समझते हैं। ज्यादा हो जाए इतना इसका, इतना इसका, इतना इसका। चलो अब देखो, समझना है, ये है अपना प्राथमिक क्षेत्र, ये है अपना द्वितीयक क्षेत्र और ये है अपना तृतीयक क्षेत्र। आपको इस चार्ट से समझ में आ रहा होगा कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में किसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा। अगर हम प्राथमिक क्षेत्र के बारे में बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र का इस 100% में जो जीडीपी का 100% है, इसमें केवल और केवल 22% का योगदान देता है। यानी हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है वो भारत की जीडीपी को बनाने के लिए 100% में केवल 22% का योगदान देता है। इसी तरीके से अगर हम सेकेंडरी सेक्टर के बारे में बात करते हैं तो हमारा सेकेंडरी सेक्टर 24% योगदान देता है भारत की जीडीपी बनाने में। इसी तरीके से अगर हम तृतीयक, जो कि सेवा क्षेत्र होता है, इसका योगदान देखें तो 54% इस 100% की जीडीपी में इसका योगदान होता है।
अब ये बात ध्यान रखनी है कि प्राथमिक क्षेत्र में जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, अगर आपसे ये पूछा जाए, अच्छा ये बात एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो मैं आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा हूं ये आर्थिक सर्वे रिपोर्ट से है। आर्थिक सर्वे रिपोर्ट 2021-22 के बेसिस पर ये रिपोर्ट दी जा रही है, ठीक है। अब यहां ध्यान रखना है, अगर हम आपसे पूछें कि टोटल जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है, तो आप कहेंगे सेवा क्षेत्र का या टर्शियरी क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का। तृतीय क्षेत्र जो होता है यही तो सेवा क्षेत्र होता है। तो हम कहेंगे कि पूरी जीडीपी में जो सबसे ज्यादा योगदान देता है वो सेवा क्षेत्र में देता है। लेकिन अगर कोई ये पूछ ले कि प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है, सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है, तो वो कृषि का होता है। और कृषि का कितना होता है, तो इसका जो योगदान होता है ये 17 से 18% के आसपास कृषि का योगदान है, 17 से 18%। अगर द्वितीय क्षेत्र में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा योगदान कौन देता है, सबसे ज्यादा द्वितीय क्षेत्र का जो 24% है, इसको बनाने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है, तो इसको बनाने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट जो करता है वो विनिर्माण का क्षेत्र होता है। और विनिर्माण जो क्षेत्र है, विनिर्माण का जो क्षेत्र है ये 15 से 16% कंट्रीब्यूट करता है, और इसमें सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र है कंट्रीब्यूट करने वाला। तो इसका मतलब ये है कि वर्तमान के भारत में जीडीपी में जो सबसे ज्यादा योगदान देता है वो सेवा क्षेत्र है, लेकिन सबसे कम जो योगदान देता है वो अपना कृषि क्षेत्र है। बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम चेक करते हैं कि जो पहली जीडीपी भारत की थी 1951 की, 1951 से लेकर के 2023 तक की ये जो डिपेंडेंसी है या फिर ये जो कंट्रीब्यूशन है इसका क्या स्तर रहा, कैसे रहा, तो थोड़ा सा कृषि को लेकर के इस बात को हम एनालाइज करते हैं, ठीक। तो एक छोटा सा चार्ट से हम ये समझ पाएंगे कि 1951 में किस तरीके से कृषि का जीडीपी में योगदान था और किस तरीके से डिपेंडेंसी थी। तो वो एक छोटे से उदाहरण से आप बात समझ पाएंगे। देखिए, हम देखने जा रहे हैं कि जो कृषि है ना, आज कृषि का योगदान 17 से 18% जीडीपी के योगदान में आता है। अब यहां देखो, कृषि की थोड़ी हालत समझनी है हमें। अगर हम कृषि का योगदान चेक करें, कहां से चेक कर रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं 1951 से और आज 2023 तक, यहां तक हम चेक कर रहे हैं। अगर हम 1951 में कृषि का योगदान देखें जीडीपी बनाने में, तो जो कृषि का योगदान था जीडीपी बनाने में ये लगभग 55% के आसपास था। तो 1951 में जीडीपी बनाने में, भारत की जीडीपी बनाने में कृषि का योगदान कितना था, 55%। और यही अगर हम बात करें कि इस 55% के योगदान के बाद कितने लोग थे जो कृषि पर डिपेंडेंट थे, तो 70% लोग कृषि पर डिपेंडेंट रहते थे। वहीं अगर हम आज के बारे में बात करते हैं तो आज के टाइम में 2023 में अगर आप योगदान देखोगे तो ये योगदान केवल 17 से 18% का है, जबकि डिपेंडेंसी अगर आप यहाँ देखेंगे तो डिपेंडेंसी 45% है। अगर आप इस डाटा को एनालाइज कर पा रहे हैं ढंग से, तो वहाँ डाटा देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले जितनी अधिक मात्रा में योगदान करता था कृषि, उसकी तुलना में अब योगदान कम है, लेकिन यहाँ डिपेंडेंसी कम थी परसेंटेज के हिसाब से, यहाँ डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। कम योगदान करके डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये डाटा एनालाइज करेंगे तो आप समझ पाएंगे, ठीक है। 55% का योगदान दे रहा है, तब जाकर के 70% लोग उस पर डिपेंड कर रहे थे, लेकिन यहाँ 17 से 18% का योगदान दे करके उस पर 45% के आसपास लोग उस पर डिपेंडेंट है। तो इस अभी वर्तमान समय में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कृषि की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, कृषि पर लोगों की डिपेंडेंसी बहुत अधिक है, ठीक है। अच्छा, अगर कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता बहुत ज़्यादा है तो यहाँ से आपको कुछ दिखाई देगा, यहाँ से टॉपिक निकल करके आएगा कि इसका मतलब ये है कि कृषि में काम करने वाले लोगों की ज़्यादा संख्या है, और अगर कृषि में काम करने वाले लोगों की संख्या आवश्यकता से ज़्यादा होती है तो यहाँ एक कंसेप्ट निकल करके आता है प्रचंड बेरोजगारी का।
तो अब हम समझते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। चलो देखते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी, चलिए बात करते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में। बड़ा प्यारा सा शब्द है प्रच्छन्न बेरोजगारी, पर उतना ही खतरनाक है ये। क्या है प्रच्छन्न बेरोजगारी? देखो, एक उदाहरण से सबसे पहले बात समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 1 हेक्टेयर भूमि है। इस 1 हेक्टेयर भूमि में पहले 5 श्रमिक काम करते थे, और 5 श्रमिक काम करने के बाद जो प्रोडक्ट देते थे उस प्रोडक्ट की मात्रा होती थी 10 क्विंटल, मान लेते हैं ऐसे। लेकिन अगर मामला प्रच्छन्न बेरोजगारी का होगा तो होगा क्या? अब इसी 1 हेक्टेयर की ही भूमि पर 5 की बजाय 10 श्रमिक काम करने लगे, तो क्या अब यहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी क्या? श्रमिकों की संख्या बढ़ा देने से क्या आपको लगता है कि आप प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी? 10 क्विंटल था तो अभी 15 क्विंटल उत्पादन होने लगेगा फसल का? नहीं हो, अभी भी यहाँ पे ये 10 क्विंटल का ही प्रोडक्शन होगा। अब यहाँ प्रच्छन्न बेरोजगारी कैसे है? इसका मतलब ये है कि यहाँ ये जो 5 लोग काम कर रहे हैं, अगर इन 5 को काम से हटा दिया जाए तो हमारी प्रोडक्टिविटी में कोई अंतर नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से डेफिनेशन क्या होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी का? प्रच्छन्न बेरोजगारी में अतिरिक्त जो श्रमिक होते हैं, अतिरिक्त श्रमिक जो होते हैं, इन अतिरिक्त श्रमिकों की उत्पादकता जो होती है, इन अतिरिक्त श्रमिकों की जो सीमांत उत्पादकता होती है, कि जो सीमांत उत्पादकता होती है, ये सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। मतलब जैसे यहाँ 5 श्रमिक एक्स्ट्रा थे, तो जो यहाँ पे उत्पादन हुआ क्या वो एक्स्ट्रा हो गया? नहीं, यहाँ पे उत्पादकता 5 श्रमिकों की तुलना में शून्य ही है, 5 श्रमिकों की तुलना में शून्य ही है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। मतलब कि ऐसे श्रमिक जाकर के काम कर रहे हैं जिनके काम ना भी करने से प्रोडक्टिविटी उतनी ही रह जाएगी। ठीक है, तो इसे हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है ये सबसे ज्यादा भारत में कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान रखना है, प्रच्छन्न बेरोजगारी भारत में सबसे ज्यादा किसी क्षेत्र में पाई जाती है तो कृषि में पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि में पाई जाती है। अब प्रश्न ये है कि अगर कृषि में ये सबसे ज्यादा प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है तो प्रेजेंट टाइम में कितने % की बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है प्रच्छन्न में? तो ये बात ध्यान रखना है, लगभग 9% के आसपास कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी में अतिरिक्त श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। मतलब अगर हमने कहीं पे एक्स्ट्रा श्रमिक लगाया, एक्स्ट्रा लेबर लगाया, तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी में कोई अंतर नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और भारत में सबसे ज़्यादा कहीं पे अगर प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है तो वो सेक्टर कृषि सेक्टर होता है, कृषि क्षेत्र होता है, या प्राइमरी सेक्टर बोल सकते हैं। लगभग वर्तमान समय में 9% में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है प्राथमिक सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में। अब हम थोड़ा सा इनके कारणों पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या कारण है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी 9% कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अगर हम कारण के बारे में बात करते हैं तो इसका जो सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण है वो है आधारभूत संरचना की कमी। आधारभूत संरचना की कमी, यानी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बेहतर नहीं है कि लोगों को कृषि से डिपेंडेंसी हटा करके कहीं और भी करनी पड़े। वो मजबूर है कृषि पर डिपेंडेंट होने के लिए, क्योंकि हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है।
तो पहला सबसे बड़ा रीजन प्रचंड बेरोजगारी का आधारभूत संरचना है। अगर हम दूसरे रीजन के बारे में बात करें तो हमारे देश में अभी पर्याप्त उद्योगों की भी कमी है। पर्याप्त उद्योग भी अभी हमारे देश में कमी है। इतने उद्योग इंडस्ट्री नहीं है या स्टार्टअप अभी हमारे देश में इतना ज़्यादा नहीं है कि जितनी संख्या में लोग हमारे पास रह रहे हैं वो जा करके रोजगार ले पाए। अतः वे मजबूर है कि कृषि पर जा करके डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। ठीक, अगला अगर हम बात करें तो कौशल विकास की कमी। हमारे यहाँ के जो श्रमिक हैं, इन श्रमिकों में कौशल विकास बहुत बेहतर नहीं है। कौशल विकास की कमी होने की वजह से ये किसी अदर सेक्टर में जाकर के काम नहीं कर सकते हैं, तो वो मजबूर हो जाते हैं कृषि पर डिपेंडेंट होने के लिए। बात समझ में आई? तो ये है प्रचंड बेरोजगारी और उसके कारण। स्पष्ट है यहाँ तक? ठीक, इसके बाद अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, उत्पादकता। तो इसको हम लोग अगली क्लास में करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना है।